तुम्हें पता है किसी युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है? जो उस लड़ाई को लास्ट तक लड़ता है। बोर्ड एग्जाम भी ठीक वैसी ही लड़ाई है और जीतेगा वही जो इस बोर्ड एग्जाम में लास्ट तक पढ़ाई कर पाएगा। ये वो टाइम है जब तुम्हें स्टूडेंट से वॉरियर बनना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के आखिरी डेट तक तुम्हें एक फाइटर की तरह पढ़ाई करनी है। आज से कुछ दिन बाद तुम्हारे हाथ में तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है और ये जो गैप है आज से लेकर 15 फरवरी तक का, यही गैप डिसाइड करेगा कि तुम्हारा पेपर कैसा होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं सूर्य प्रकाश और आज मैं तुम लोगों को ऐसी बातें बताऊंगा कि जो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा कर देगा। तो देखो, मेरा पर्सनल सजेशन सबसे पहले हर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि आपका जो भी एग्जाम हो आप मान के चलो कि एक दिन पहले है। जैसे आपका इंग्लिश का पेपर 15 फरवरी को है, आप मान के चलो कि आपका इंग्लिश का पेपर अब 14 फरवरी को है, यानी आपकी पूरी प्रिपरेशन 13 फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब 13 फरवरी तक अगर आप अपने इंग्लिश का कंप्लीट रिवीजन कर लेते हो तो सोचो 14 फरवरी को तुम्हारा पूरा का पूरा दिन खाली होने वाला है, यानी पूरा का पूरा सिलेबस एक दिन में बैठकर, तुम्हारे टफ टॉपिक्स बैठकर तुम्हें जो प्रॉब्लम्स फेस की है वो चीजें एक लास्ट दिन पर तुम पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हो और विदाउट एनी हैक्टिक वर्क, मतलब कोई भी हेडेक नहीं होने वाला है, रिलैक्स रहोगे। यानी कि अगर एक दिन पहले सिलेबस को खत्म कर लिया जाए, मान लिया जाए कि हमारा एग्जाम एक दिन पहले ही है, तो हमें एक दिन का कंप्लीट रेस्ट मिलेगा और उस रेस्ट को हम अपने ब्रेन को रिलैक्स करने में दे सकते हैं ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम जो नेक्स्ट डे है ना वो बहुत अच्छा हो पाए। तो ये फर्स्ट सजेशन है, इस चीज को जरूर करना और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, अपने मैथ, साइंस, एसएसटी हर उस पेपर में करना। मान के चलना कि तुम्हारा डेट शीट का एग्जाम एक दिन पहले है और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सिलेबस भी फिनिश करना है। अब देखो, तुम्हारा इंग्लिश का जो पेपर है ना वो टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन से सेक्शन है? पहला रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। इसमें से सबसे टफ पार्ट कोई भी हो, लेकिन सबसे इजी टास्क मैं तुम्हें बताता हूं कौन सा है, ये लिटरेचर। पूछो क्यों? सो लिटरेचर इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है पूरी इंग्लिश के अंदर जो बुक के अंदर है। तुम्हें पता है कि ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है जिसके अंदर स्टोरीज हैं, पोएट्रीज हैं, सब कुछ है और इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। सोच कर देखो, लिटरेचर लगता टफ है बच्चों को, लेकिन है सबसे इजी क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है। इतने में से ही तुम्हारा क्वेश्चन आना है। इस स्टोरी को पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस पोएट्री को पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लेकिन पढ़े कैसे? ये वो टाइम है जब हमें कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज भी करना है और बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करना है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटरेचर पार्ट की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये एक स्कोरिंग एरिया है जहां तुम कंप्लीटली स्कोर कर सकते हो। देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आज के टाइम पे तुम सोच रहे हो कि तुम एनसीईआरटी से एक एक स्टोरी, एक एक पोएट्री पढ़ लोगे तो तुम सबसे बड़ी बेवकूफी करने वाले हो। सबसे पहली चीज तुम्हें यही करनी है कि एनसीईआरटी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, एनसीईआरटी को छिपा कर रख दो। दूसरी चीज आती है कि तुम पूरे चैप्टर को रीड नहीं करोगे, तुम सीधा सीधा ध्यान दोगे समरी के ऊपर। अगर तुमने समरी के ऊपर ध्यान दे दिया है तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रॉब्लम ये आती है कि समरी को किया कैसे जाए, समरी को पढ़ा कहां से जाए। तो उसके लिए तुम YouTube वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये YouTube वीडियोस में 10 से 15 मिनट वाले होने चाहिए, 1 से 2 घंटे वाले नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हें कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है, एक कंप्लीट और क्रिस्प समरी चाहिए, तो 15 से 20 मिनट की समरी इनफ होती है एक इंग्लिश चैप्टर के अंदर। तो 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट वाले वीडियोस को ज्यादा प्रेफर करना, ठीक है। इसके बाद जब तुम्हारी सारे के सारे चैप्टर्स की समरी कंप्लीट हो जाए तब तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि इंग्लिश में 40 से 50 छोड़ो 60% तक का क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में, मतलब लिटरेचर पार्ट की बात कर रहा हूं, यहां पर एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर तुम्हारे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं, जब तुम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन और आंसर इन दोनों को रीड करते हैं। देखो यार, ये सबसे बड़ी गलती है जो तुम कर रहे हो। तुम्हें एग्जाम में रीड करने का तुम्हारा एग्जाम नहीं है, तुम्हारा एग्जाम राइटिंग का है, तुम्हें आंसर को राइट करना है। तो यहां पर तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसके आंसर को राइट करके देखो कि क्या तुम उसका आंसर सही से राइट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। प्लस दूसरी चीज की बच्चों को सबसे ज्यादा ये लगता है कि अगर हम सेम टू सेम आंसर पढ़कर उसको लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो पूरा आंसर अपने सेल्फ खुद की इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो, मतलब खुद से बनाकर लिख सकते हो आंसर। बट दो ही चीज है, दो ही कंडीशन वहां पर सही होनी चाहिए। एक तो ग्रामर पूरी तरह से सही होनी चाहिए और प्लस जो तुम सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हो ना वो सेंटेंसेस
पूरी तरह से स्टोरी को जस्टिफाई भी करने चाहिए। मतलब स्टोरी में जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड टॉपिक ही लिखने हैं और ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए। आंसर तुम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इवन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक रटे रटाए आंसर से बहुत अच्छा मार्क्स देता है तुम्हारा खुद का अपना आंसर। तो कोशिश करना कि जितने भी क्वेश्चंस तुम यहां पर रीड कर रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी के हो या किसी रेफरेंस बुक से कर रहे हो, आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। बाद में उसका एनालिसिस कर लेना और चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब तुमने समरी कर ली है और अपनी बैक एक्सरसाइज कर ली है तो आ जाओ सैंपल पेपर पर, और कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर तुम्हें सॉल्व करना है। 3 से 4 सैंपल पेपर सॉल्व हो ही जाने चाहिए, और ये सैंपल पेपर में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर वाला पार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर ले लिया, ग्रामर पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन सब कुछ करना शुरू कर दिया। नहीं, तुमने अभी सिर्फ लिटरेचर प्रिपेयर की है तो सैंपल पेपर जो 3-4 सॉल्व करने हैं उसमें भी सिर्फ लिटरेचर के ही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। राइट, ये तो पूरा सिनेरियो हो गया हमारे लिटरेचर पार्ट का। और यहां भी जब तुम लिटरेचर सॉल्व कर रहे हो ना, तो लिटरेचर के अंदर भी जो आंसर लिख रहे हो वो तुम्हें अपने से ही लिखने हैं। रटे रटाए आंसर पे बिल्कुल मत जाना। उस रटे रटाए आंसर से ना टीचर इरिटेट हो जाता है, क्योंकि टीचर खुद कई सालों से उन सारी बुक्स को पढ़ चुका है, उसको पता है तुम जो आंसर लिख रहे हो ना वो कौन से बुक से लिख रहे हो। वहां जो टीचर कॉपी चेक करते हो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का, इवन पढ़ाने का। तो वहां पर जब तुम आंसर लिखोगे उन्हें एग्जैक्टली पता होगा, अच्छा बच्चे ने ये वाली बुक यूज की, अच्छा बच्चे ने ऑल इन वन यूज की थी, अच्छा बच्चे ने एग्जाम आइडिया यूज की थी। तो तुम रेफरेंस बुक की तरह उनको यूज तो करो, लेकिन आंसर राइटिंग हमेशा अपनी खुद की लैंग्वेज में करो, ताकि टीचर के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन बने। क्योंकि ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो इंप्रेशन के भी मार्क्स देते हैं। टीचर खुश होगा, ये वही बात है, मोगैम्बो खुश होगा, और मोगैम्बो खुश होगा तो तुम्हें नंबर देगा। तो इंग्लिश के जो टोटल 4 पिलर थे, जिसमें से हमारा लिटरेचर वाला पार्ट कैसे कर रहा है हमें ये समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं राइटिंग सेक्शन पे, कि राइटिंग सेक्शन में कैसे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे और राइटिंग सेक्शन में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं पहले बता दूं कि राइटिंग सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, बट सबसे ज्यादा नंबर की कटिंग भी इसी में होती है। अब स्कोरिंग क्यों होता है? सबसे पहली चीज, स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर्मेट पे ध्यान दे लिए, आराम से उनको लगता है काम हो गया। तो मैं एक लिटरली एक बात बता दूं कि एग्जाम टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि बहुत सारे बच्चे जो फॉर्मेट को पूरी तरह से रट कर आए हैं, पूरी तरह से समझ कर आए हैं ना, वो तक फॉर्मेट भूल जाते हैं। इवन वो ये तक भूल जाते हैं कि डेट ऊपर लिखनी है या एड्रेस नीचे लिखना है, सिग्नेचर लेफ्ट साइड में करनी है या सिग्नेचर राइट साइड में करनी है। इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत मैटर करता है तुम्हारे ब्रेन को फुल्ली फंक्शन करने के लिए। तो यहां पर याद रखना कि फॉर्मेट तुम्हें अच्छे से समझना ही नहीं है, प्लस इसके साथ फॉर्मेट के कम से कम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेना। नोटिस राइटिंग की 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, लेटर की कर लेना, और ऐसे के फॉर्मेट की पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। मतलब समझ लो कि फॉर्मेट ही नहीं देखना, फॉर्मेट से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन भी तुम्हें सॉल्व करने हैं, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि तुम्हें चीजें कहां पर लिखनी है। क्योंकि फॉर्मेट भूल सकते हो, प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस जल्दी नहीं भूलते हैं। इसके बाद सबसे अच्छी चीज कि इन फॉर्मेट्स के लिए तुम रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो। रेफरेंस बुक में मेरी खुद की पर्सनली मैं 2 बुक बता दूं तो एक तो ऑल इन वन है और दूसरी है एग्जाम आइडिया। एग्जाम आइडिया, ये दोनों बुक प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हो, दोनों ही बुक्स में तुम्हें लिटरेचर, लैंग्वेज, ग्रामर सब कुछ मिल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी बुक ले लेना। और बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी तो उसका यूज कर सकते हो। इवन अगर तुम पूरे साल कोई और बुक भी पढ़ते आए हो ना, तो ऐसा मत सोचना कि बुक चेंज कर ले और इन दोनों को ले ले, नहीं, उसी बुक से प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है, पूरी तरह से कर लेना। अच्छा, इसके बाद तुमने रेफरेंस बुक पढ़ ली, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इन्हीं क्वेश्चंस का अब तुम्हें करना है एनालिसिस। क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस के एनालिसिस में तुम्हें यह पता चलेगा तुम गलतियां कर कहां रहे हो। क्या पता तुम डेट्स के फॉर्मेट में गलती कर रहे हो, डे के फॉर्मेट में गलती कर रहे हो, एड्रेस सेंडर का, रिसीवर का कहां कहां लिखना है, इसमें गलतियां कर रहे हो। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है इंग्लिश के अंदर, खासकर राइटिंग सेक्शन के अंदर। क्योंकि यहां मैं सच बता दूं, मार्क्स फ्री के हैं, लेकिन कटते भी सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पर हैं बच्चों के। इसके बाद बात आती है अनसीन पैसेज। देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, क्योंकि वो है जो तुमने देखा है। अनसीन पैसेज, जिसका खुद का नाम है अनसीन, मतलब इसमें वही चीजें आएंगी जो तुम पहले कभी नहीं देखे होगे। बहुत रेयरली 1-2% अगर तुम्हारा गुड लक है ना, तो ही वो सेम टू सेम पैराग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा। और आज तक तो ये पैराग्राफ ना, आजकल के एग्जाम में लास्ट 2 ईयर से मैंने खुद देखा है, ये न्यूज़पेपर से एक पैराग्राफ उठा के दे रहे हैं। अब न्यूज़पेपर भाई 10th क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ता है,
और अगर पढ़ता भी है तो पूरे न्यूज़पेपर में से कौन सा पैराग्राफ पढ़ लेगा जो यहाँ से आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस चक्कर में इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। उनको लगता है भाई एग्जाम में आएगा हम कर लेंगे, हमें पता है क्वेश्चन देखने हैं और पैराग्राफ में से आंसर सर्च कर लेना है। नहीं, इतना आसान नहीं है भाई, ये इतना आसान होता तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता। समझो, अब इस ध्यान को समझो कि अनसीन पैसेज का सिनेरियो क्या है, इसको कैसे तुम्हें अच्छे से कर सकते हो। पहली चीज तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके आंसर्स सीधा सीधा तुम्हारे पैराग्राफ में से कॉपी नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका पूरा आंसर पैराग्राफ में से रीड करना है और अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, अपनी खुद की ओन लैंग्वेज के अंदर लिखना है। मतलब टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार क्या ही बेवकूफ़ लड़का है, सीधा सीधा क्वेश्चन देखा, पैराग्राफ की लाइन उठाया और वहां पर लिख दिया। 10th क्लास में हो यार, 6th-7th में थोड़ी हो कि सेम टू सेम लिख देना है। नहीं, आंसर रीड करो, जो तुम्हें पैराग्राफ में जो लाइन लग रही है कि हाँ ये आंसर हो सकती है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो एंड देन तुम उस चीज़ को आंसर में लिखो। टीचर भी इंप्रेस होगा और तुम्हें मार्क्स भी अच्छे देगा। बात समझ में आई? तो अनसीन पैसेज को अपनी लैंग्वेज में करने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने खुद ने देखा होगा कि सीबीएसई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रटने से ज़्यादा समझने और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान दे रही है। तो यहाँ भी तुम्हें वही अप्लाई करना है, रटने पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जब तुम्हारा ये राइटिंग सेक्शन पूरा हो जाए तो 5 से 6 सैंपल पेपर का जो राइटिंग वाला सेक्शन है वो सॉल्व कर लेना, मतलब वही कर लेना जो तुमने लिटरेचर में किया था। अब उसका राइटिंग सेक्शन बचा होगा तो राइटिंग सेक्शन यहाँ कर लेना, बट राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। बात समझ में आ गई? हमारा लिटरेचर सेक्शन हो गया, हमारा राइटिंग सेक्शन हो गया, अब आएगा हमारा ग्रामर सेक्शन। देखो, ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ये वो चीज़ है जो कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कभी मैच नहीं करते। तुम पिछले साल के प्रीवियस ईयर के भी पेपर उठा के देख लो तो भी इसके क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे बनाए जा सकते हैं, पहली चीज। तो इसके लिए सिर्फ एक ही मेरा सजेशन रहेगा और वो बेस्ट सजेशन है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। देखो, यहाँ पे दो चीज़ें बताऊँ। यहाँ पर ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, मतलब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तुम सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज भाई जय माता दी है, जय माता दी बी, जय माता दी सी, यही चलने वाला है। तो अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करनी है तो अगेन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब की कोई वीडियो देख लो, और वो भी ऐसा वन शॉट वाला, वन शॉट की कोई भी वीडियो देख लो। मतलब एक टॉपिक 1 घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए, 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ने, 5 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो, मैंने बताया कॉन्सेप्ट तुम्हें कहाँ से खत्म करना है, यूट्यूब से। उसके बाद कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो, चाहे वो एग्जाम आइडिया थी, ऑल इन वन थी, टुगेदर विद, जो भी तुम्हारे पास हो उसको ले आओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स तुम ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि मैं पहले बता दूं, ग्रामर ऐसी चीज़ है जो तुम्हें एग्जाम में अगर सेंटेंस करेक्शन के लिए दे देना, तुम्हें चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे। होता है ऐसा, मानते हो, है ना? चारों के चारों ऑप्शन सही लगते हैं। और ऐसा तुम्हें ही नहीं, मैं भी जब छोटा था, मैं भी जब एग्जाम देता था, मुझे भी लगते थे। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें धीरे धीरे डिफरेंसेस समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे उनमें क्या डिफरेंस ढूंढ कर हम सही आंसर लगा सकते हैं, सही आंसर करेक्ट कर सकते हैं, ये पता चल जाएगा। तो सबसे मेजर चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। जितनी हो सके उतनी इस ग्रामर वाले पोर्शन की प्रैक्टिस कर लो। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर मैं तुम्हें सैम्पल पेपर सजेस्ट करने के लिए बाद में कहूँगा, बट पहले तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया तुम्हें एक आइडिया भी लगता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समझ में आ गया? हमारा लिटरेचर सेक्शन हो गया, हमारा राइटिंग सेक्शन हो गया, हमारा ग्रामर सेक्शन भी हो गया। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि किस ऑर्डर में तुम्हें इस आने वाले टाइम में, यानी 15 फरवरी तक प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला काम, मैंने पहले बताया कि सबसे पहले लिटरेचर वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें एक फिक्स बुक है कि भाई ये एक पोएट्री की बुक है, ये प्रोज की बुक है, इन्हीं दोनों बुक में से तुम्हारा क्वेश्चन आना है। तो यहां पर लिमिटेशन है कि तुम्हें बस इतना ही क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो लिमिटेशन वाली चीज पहले खत्म कर लो, फिर तुम राइटिंग सेक्शन पे ध्यान दोगे, यानी राइटिंग का जितना भी सिनेरियो मैंने बताया है वो ध्यान देना। राइटिंग वाले सेक्शन में तुम्हें अनसीन पैसेज को अभी यहां पर छोड़ देना है। इसके बाद तुम ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दोगे और फिर लास्ट में जाकर अनसीन पैसेज के भी 5 से 6 क्वेश्चंस आराम से प्रैक्टिस कर लेना।
तो ये पूरा सिनेरियो अगर तुम फॉलो करते हो, तुम्हारा आने वाला 15 फरवरी का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारी चीजें तुम्हें 1 डे बिफोर ही करनी है। 1 डे बिफोर मतलब एक दिन पहले, यानी तुम्हारा पेपर है 15 फरवरी को, तो तुम मान के चलो कि तुम्हारा पेपर 14 फरवरी को है। 14 फरवरी को है और तुम्हें यह सिलेबस 13 फरवरी तक कंप्लीट कर लेना है। अगर 13 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो 14 फरवरी पूरा टाइम मिलेगा, आराम से रिलैक्स करके थोड़ा मोड़ा रिवीजन करना चाहो तो कर सकते हो, और 15 फरवरी को तुम्हारा पूरा एग्जाम फिनिश हो जाएगा। या इन केस मान लो 14 फरवरी को तुम्हें लगता भी कि यार ये एक टॉपिक छूट गया भाई, तो हमारे पास टाइम है 14 फरवरी का, क्योंकि हमने सिलेबस तो 13 फरवरी को ही खत्म कर रखा है, तो टाइम है हमारे पास, हम 14 फरवरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक दिन का गैप लेकर चलना ही है, और अगर ये एक दिन का गैप लेकर नहीं चलोगे तो लास्ट टाइम पे अगर कोई भी बहुत सॉलिड चीज मिल गई, या क्या पता मैंने ही एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया कि भाई इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो, कैसे करोगे? तुम्हारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो मेक श्योर ये चीजें जरूर कर लेना, एक दिन पहले सारी चीजें खत्म जरूर कर लेना। सो वीडियो के लास्ट में जाते जाते मैं फिर से तुमसे एक वही चीज दोहराना चाहूंगा जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी कि बोर्ड एग्जाम में जीतेगा वही, बोर्ड एग्जाम फोड़ेगा वही जो लास्ट तक इस बोर्ड एग्जाम के लिए फाइट कर पाएगा। तो थक गए हो, मुझे पता है, पूरे साल पढ़ते आए हो, बोरिंग हो गया है पढ़ना, थक चुके हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और दिखा लो, 1 महीने का टाइम और दे दो, और अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को ऐसा बना लो कि तुम फ्रैंकली किसी से भी बता पाओ कि भाई मैं लाया था 90%, मैं लाया था 95%, पूरे साल नहीं पढ़ाई की थी, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले मैंने वो जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की कि पूरे साल ना पढ़ के भी ना मैं 95% तक लेकर आया। तो ये कॉन्फिडेंस रखना है तुम्हें इस लास्ट टाइम पर, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे एग्जाम देने तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और प्रैक्टिस के लिए मेरे बताए गए इन सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। गुड लक।